हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एकेडमी। मैं सौरभ समेत एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। इस सेशन में हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि लाइट के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को इसमें। तो लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिन भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, जिन भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। लेंस फार्मूला के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, पावर ऑफ लेंस और थोड़ी सी स्नेल्स लॉ के बारे में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इनसे हमारा काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के लिए, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो वो लेंस के लिए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस लेंस के लिए प्लस मिरर के लिए। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको हमेशा याद रखना है कि ये तीनों जो डिस्टेंसेस हैं, इसको हमें मेजर करना है हमेशा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से या फिर मिरर के पोल से। ये अभी हम साइन कन्वेंशन में हम इसकी बात कर लेंगे कि अभी साइन कन्वेंशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात कर लेंगे। एक रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर और f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। ये रिलेशन होता है मिरर्स के केस में। मिरर में आपका जो होता है ये r जो होता है 2f, या f इज इक्वल टू r/2 भी लिखते हैं। f इज इक्वल टू r/2 भी लिखते हैं। दैट इज f जो होता है फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये याद रखेंगे आप। अब बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के बारे में जो भी हम बात करेंगे, इसमें जो भी रिजल्ट्स के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे वो लेंस के लिए भी वैलिड होगा और मिरर के लिए भी वैलिड होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। जहाँ भी डिफरेंस होगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा। बस एक जगह डिफरेंस आता है, ये फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। बाकी सारे रिजल्ट, जैसे मैग्नीफिकेशन प्लस है तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, मैग्नीफिकेशन माइनस है तो हम क्या बता सकते हैं, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम रहेंगी। तो जैसे हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन जो होता है डिनोट करते हैं लेटर m से, और इसका जो फार्मूला होता है HI/HO, वेयर HI इज़ द हाइट ऑफ इमेज और HO इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो HI/H0 ये दोनों ही के लिए वैलिड होता है, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। ये फार्मूला कॉमन है। और एक फार्मूला और होता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है -v/u, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के केस में माइनस लगा होता है, लेंस के केस में यहाँ पे प्लस लगा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दिस रिलेशन HI/H0 और HI/HO सेम फॉर बोथ मिरर एंड लेंस। v/u वाला जो रिलेशन है मिरर के केस में माइनस के साथ आएगा, लेंस के केस में प्लस के साथ आएगा। ये हमेशा याद रखना है। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है प्लस माइनस के इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये कुछ भी हो सकता है। ये के की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, या 1 के इक्वल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा हो रहा है। तो प्लस और माइनस मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे ये दोनों के लिए वैलिड होगा, लेंस के लिए भी और मिरर्स के लिए भी। यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। मिरर और लेंस में कहाँ पे डिफरेंस था, ये माइनस और प्लस का जो डिफरेंस था फॉर्मूला में, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस आती है तो इसका क्या मतलब है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस आती है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगे। अप द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और इरेक्ट को हम अपराइट भी कहते हैं, मतलब सीधा इमेज। वर्चुअल और सीधा इमेज बनता है। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस होती है तो ये लेंस और मिरर दोनों के केस में इमेज जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है उस केस में क्या होता है, हमारा जो इमेज होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे बनेंगे।
प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर होता है और इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। और ये प्लस प्लस जो मैंने दिखाया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट है उसको हम प्लस में मेजर करते हैं, पॉजिटिव मेजर करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, इमेज हाइट यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा इस वाले फॉर्मूला से, तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है और इमेज आपका नीचे बन रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो नीचे इमेज बन रहा है तो इसकी हाइट को हम नेगेटिव लेंगे और इसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब हम रेशियो लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केस में वैलिड होगा, लेंस हो या मिरर, हमेशा याद रखना। अब बात कर लेते हैं, हमने इसके साइन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की, कि न्यूमेरिकल वैल्यू यदि 1 हो, 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो तो क्या हो सकता है। सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो इस केस में क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर इमेज, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, सेम साइज का होगा। दोनों का हाइट सेम होगा या साइज सेम होगा, तो रेशियो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा ऑब्वियसली। के ग्रेटर देन 1 होगा मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा या इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा। और इस केस को हम क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से जब बड़ा हो जाता है तो उससे हम कहते हैं एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। जब के की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब के मतलब मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू का बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा या इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। इस केस को हम क्या कहते हैं, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। और अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप न्यूमेरिकल अपना सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें साइन लेना होता है इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, फोकल लेंथ का, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन मैं अभी आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला है साइन कन्वेंशन में क्या, कि ऑल मेजरमेंट्स फ्रॉम पोल, ऑल मेजरमेंट्स फ्रॉम पोल मतलब जितने भी मेजरमेंट्स हम लेंगे इसमें, इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हूँ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ या फोकल लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ऑल डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सबको कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ मैंने कहाँ से मेजर किया, एरो देखिए, आप एरो देखिएगा इन सब का। फोकल लेंथ मैंने कहाँ से मेजर किया, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है किसका, कॉनकेव मिरर का। कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, आप यही फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशन सेम होगा सबके लिए। तो इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ मैंने कहाँ से मेजर किया है, फोकल लेंथ पोल से मेजर किया है। लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से मेजर किया, पोल से मेजर किया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, पोल से मेजर किया। इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, पोल से मेजर किया। अब इमेज जो है हमारा इस तरफ भी बन सकता है या इस तरफ भी बन सकता है, मतलब मिरर के सामने, इसे कहते हैं बिहाइंड द मिरर और इसे कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी मिरर ऑब्जेक्ट जिस तरफ हम प्लेस करते हैं उसे कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और ऑब्जेक्ट के पीछे जो होता है, मिरर के पीछे जो होता है उसे हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो, ऑब्जेक्ट जो है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया है तो इसका साइन पॉजिटिव लिया है, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया है तो इसका साइन नेगेटिव लिया है। यदि इमेज हमारा ऊपर बनता है तो उसका साइन पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ ये IR जो लिखा है ये क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, मतलब जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग मेजर करेंगे तो हम उसका डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेंगे। जैसे इस केस में आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे हम फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट है, फोकल लेंथ हम मेजर कर रहे हैं पोल से F की तरफ, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं पोल से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं पोल से तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस हम राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये V इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया हुआ है, बट ये जो रूल आपको बताया कि इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जाएंगे, उसके डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे डायरेक्शंस, सारे मेजरमेंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप मूव करोगे तो ऑल मेजरमेंट्स जो होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ये वैलिड है आपका, ये रूल वैलिड है आपका मिरर के लिए भी और लेंसेज के लिए भी। अब बात करते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑलवेज नेगेटिव। आप याद कर सकते हैं इसको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो लेंस का केस हो या मिरर का केस हो। अब बात कर देते हैं फोकल लेंथ की या रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, हमेशा याद कर लो इसको।
फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम होगा। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंथ हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए, ये हमेशा याद कर लो। मिरर और लेंस कोई भी हो, कॉनकेव के केस में नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं हम पावर ऑफ ए लेंस की। पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन करते हैं एक्चुअल में, इट इज़ अ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस। तो लेंस कितना अपने ऊपर आने वाली रेज को कितना डाइवर्ज कर पाता है, कितने एंगल से उसको डेविएट कर पाता है या कितने एंगल से उसको कन्वर्ज कर पाता है, उसको हम डिफाइन करते हैं पावर से। इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन है, वो क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, दैट इज फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ की वैल्यू जब भी आप पावर कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बॉक्स में इन मीटर्स, फोकल लेंथ की वैल्यू को हमेशा मीटर्स में रखोगे। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होगा, सपोज मिलीमीटर में गिवन है, तो आपको उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तब जाके यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और तब जाके आपको पावर की जो वैल्यू आएगी वो डायोप्टर में आएगी। ये इसका क्या है, डायोप्टर इसका SI यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। डायोप्टर जो है वो SI यूनिट है, किसका, पावर का। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप मीटर में रखोगे तो ये मीटर ऊपर जाके मीटर टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स भी होता है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन जब भी आप निकालोगे तो SI यूनिट में वैल्यू लिखोगे। तो डायोप्टर D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, और पावर का जो SI यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है, ये याद रखेंगे। अब देखो पावर जो है वो भी साइन सेंसिटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ साइन सेंसिटिव होता है। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो सेम टू सेम वही होगा, यहाँ पे माइनस रखोगे तो पावर भी माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पावर विल बी नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस एंड पावर विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेंस है, सपोज 2 लेंसेस एक साथ रखे हुए हैं, तो उसका पावर कैलकुलेट करना, तो सिंपल आप इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट करो दोनों लेंसेस का और उसको ऐड कर दो। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 फॉर मोर देन 1 लेंसेस पुट टुगेदर विदाउट एनी गैप। दोनों लेंसेस के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रखे हों, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होता है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेस रखे होंगे, तो ये n तक चला गया, समझो सपोज n लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो आपका ये फार्मूला जो होगा ये अप टू n तक हो जाएगा। और यहाँ पे भी पावर आप साइन के साथ रखोगे, सपोज आपने एक कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस के साथ रखा हुआ है, तो एक का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, एक का पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ रखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका न्यूमेरिकल में कोई भी गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ है, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, जब भी स्नेल्स लॉ हम ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पे, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं बच्चों, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो बेंड कर जाता है, और जैसे ही वो बेंड करता है उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ जाती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ जाती है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, ये एक ब्लैक ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन सॉलिड लाइन जो दिख रही है ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब ये लाइन ऑफ सेपरेशन है, समझ लो। इसके ऊपर मीडियम 1 है M1, इसके नीचे मीडियम 2 है, यहाँ नीचे में मीडियम 2 है और ऊपर में मीडियम 1 है, ये आप देख सकते हैं। मीडियम 1 इस लाइन के ऊपर है और मीडियम 2 इस लाइन के नीचे है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एज्यूम किया हुआ है N1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एज्यूम किया हुआ है N2, ठीक है। और हमने लाइट रेज को यहाँ से इंसिडेंट कराया और देखा कि ये लाइट रे यहाँ से अपने ओरिजिनल पाथ से न जाके ऐसे डेविएट कर जा रही है। ये डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है या टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर टू रेयर में जा रहा है। तो इसकी बात हम डिटेल में कर लेंगे जब हम रिफ्रैक्शन वाले वीडियो में मैंने ये वाली बात की हुई है। तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है। और साथ साथ एक चीज़ और, जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करता है उसके स्पीड में भी चेंज आता है। यदि रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और डेंसर से रेयर में मूव करेगा, सपोज ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयर है, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो डेंसर में स्पीड हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये रिलेशन है। और साइन आई क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो इसमें एक रिलेशन होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में एक रिलेशन और होता है साइन आई अपॉन साइन आर का n2 अपॉन n1, वेयर n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इस रिलेशन को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो n21, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये ध्यान रखना, n21 विथ रेस्पेक्ट टू 1, जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो मीडियम हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ये ध्यान रखना। n21 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 1 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन होता है फिर v1 अपॉन v2 के, मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे रिलेशन को ये देख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं c अपॉन v2 वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ध्यान रखना है। और एयर और वैक्यूम में हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेम स्पीड ऑफ लाइट है, और वो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो c अपॉन v2 लिख सकते हैं और इसको c अपॉन v1 लिख सकते हैं। c कैंसिल होकर वो फिर से यही रिलेशन आपको मिल जाएगा v1 अपॉन v2 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n2 को लिख सकते हैं c अपॉन v2, n1 को लिख सकते हैं c अपॉन v1। तो आप इन जनरल लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c अपॉन v। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी, यहाँ देखिए स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, मतलब जिस भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर ये कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये n21 की बात करते हैं थोड़ी सी और। n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, n2 अपॉन n1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या n1 अपॉन n2, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी n1 को क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन n2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। देख सकते हैं बच्चों, जो भी जिसकी भी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मीडियम 1 की, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे n2 अपॉन n1 है और यहाँ पे n1 अपॉन n2 है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, दैट इज दीज टू क्वांटिटीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो इतनी सारी बातें, ये जो भी मैंने आपको अभी बताई, यहाँ से लेकर मिरर फार्मूला के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में, फिर साइन कन्वेंशन के बारे में, पावर ऑफ लेंस के बारे में, और ये स्नेल्स लॉ के बारे में, या थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का जो हमने आइडिया यहाँ पे लिया है, तो इन सब के बारे में, इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए, तो आपको आपके न्यूमेरिकल में कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपका जो डाउट है वो सब फिर से क्लियर हो जाएगा। ज़रूर आप देखना हमारा नेक्स्ट वीडियो। अभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हुए हैं, जिनमें इन सारे फार्मूलाज़ का हेल्प होगा, मतलब आप इनका यूज करेंगे और ये फार्मूला फिर और भी ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।